देखो, आज के लेक्चर में बच्चों आपके साथ यहाँ पे हम श्वसन के बारे में बात करेंगे। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों आपके साथ यहाँ पे हम वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे है निर्माण होता है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में बताओ? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो, रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है? तो भोजन को तोड़कर उससे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं? भोजन को तोड़कर उससे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब देखो श्वसन के द्वारा हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, किस प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना आप सभी। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम सभी भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन पचा तो जो कार्बोहाइड्रेट था वो कन्वर्ट हो गया किसमें बता? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ बता? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, अब इस ग्लूकोज का देखो क्या होगा, तो हम सभी को पता है कि हमारे छोटी आंत के आंतरिक भाग में, ठीक है, आंतरिक भाग में, ठीक है, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसा अंकुर या फिर विलाई कहते हैं। तो विलाई क्या करेगा बच्चों? इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा बताओ? सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। विलाई एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज को क्या करेगा? ब्लड वेसल के द्वारा, ठीक है, रक्त वाहिकाएं के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देगा। ठीक है, रक्त वाहिका क्या करेगा? ग्लूकोज को शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देगा। अब आप सभी को पता है कि हमारे कोशिका में, ठीक है, कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बताओ? कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब ग्लूकोज क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में जाके मिलेगा, कोशिका द्रव्य में मिलेगा। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य क्या करेगा? ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज क्या है बताओ? यहाँ पे 6 कार्बन वाले अणु हैं। इस 6 कार्बन वाले अणु मतलब ग्लूकोज को कोशिका द्रव्य क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, हमने क्या बताया कि कोशिका द्रव्य ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देगा और जिस छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा ग्लूकोज उसे हम क्या कहते हैं? पायरूवेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों बताओ? पायरूवेट कहते हैं। पायरूवेट क्या है देखो, तो जिस प्रकार से ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु के अणु हैं, ठीक है, 6 कार्बन परमाणु के अणु हैं, ठीक है, उसी प्रकार ये जो पायरूवेट है ये 3 कार्बन परमाणु के अणु होते हैं। 3 कार्बन के परमाणु के अणु को हम लोग क्या कहते हैं? पायरूवेट। ठीक है, तो छोटे छोटे जो कण टूटा इसमें कोशिका द्रव्य में, उसे हम क्या कहते हैं? पायरूवेट कहते हैं। और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या होगा बता? ऊर्जा रिलीज होगा, मतलब एनर्जी बनेगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं बताओ? क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और जो यहाँ पे आपको बताए हैं कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जाकर पायरूवेट में टूटा, ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे श्वसन का पहला चरण है। श्वसन का पहला चरण है। श्वसन का पहला चरण क्या है तब बताओगे कि ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में पायरूवेट में बदलना श्वसन का पहला चरण है वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? देखो आगे बच्चों यहाँ पे हम लिख के भी लाए हैं। देखो, ग्लूकोज का टूटना कैसे टूटेगा? देखो, सबसे पहले खाना खाएंगे, पचेगा, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। फिर ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा बताओ? कोशिका के अंदर जाता है। कैसे जाता है अभी को बताएं? विलाई के द्वारा। ठीक है, एब्जॉर्ब होगा। अब ब्लड वेसल क्या करेगा? इसको
कहाँ पहुंचा देगा, कोशिका में पहुंचा देगा। और वहां पे कोशिका में क्या होता है बच्चों, कोशिका द्रव होता है, साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यहां ग्लूकोज टूटकर, कहां पे, कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बनाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज अणु है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु जो है वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे 3 कार्बन वाले पायरुवेट के 2-2 अणुओं में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोसिस कहते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज पायरुवेट ने बदला, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिस कहते हैं। ग्लाइकोसिस किसे कहते हैं बताओ, तो हम क्या बताएंगे कि जिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज कोशिका द्रव में पायरुवेट ने बदला, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों कि इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नहीं होती, मतलब इसलिए यहाँ श्वसन का पहला चरण होता है। मतलब ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं थी, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, श्वसन का पहला चरण, श्वसन का पहला चरण होता है। ठीक है, आगे देखो अब जो पायरुवेट बना, ठीक है, ग्लाइकोसिस के दौरान जो पायरुवेट बना यहाँ पे, उसके पास 2 रास्ते होते हैं, 2 विकल्प हैं। ठीक है, 2 विकल्प का मतलब क्या हुआ कि अगर इसे ऑक्सीजन मिला, ठीक है, ऑक्सीजन मिला, तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में वायवीय श्वसन करेगा। ठीक है, वायवीय श्वसन करेगा। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। ठीक है, और अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिला तब पर भी क्या करेगा, ये श्वसन करेगा, रिएक्शन करेगा, लेकिन ठीक है, वायु के अनुपस्थिति में किया गया श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि श्वसन जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय और एक होता है क्या, अवायवीय। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। ठीक है, आगे देखो श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है बच्चों बताओ, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं बताओ, तो हम क्या बताएंगे, जब कोशिका यानी कि सेल, जब कोशिका ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट को पूरी तरह तोड़कर ढेर सारी ऊर्जा बनाती है। ठीक है, किस फॉर्म में बनाएगी, एटीपी फॉर्म में बनाएगी। तो जिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, कोशिका ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट को पूरी तरह तोड़कर ढेर सारी ऊर्जा बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बताओ, वायवीय श्वसन। ये वायवीय श्वसन जो है वो होता कहाँ पे है, ये जो प्रोसेस है वायवीय श्वसन का, आपसे पूछेगा कि वायवीय श्वसन कहाँ पे घटित होता है, कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, तो आपको याद रखना बच्चों, ये जो प्रक्रिया है एक कोशिका के पावर हाउस, ठीक है, वायवीय श्वसन कहाँ होगा, कोशिका के पावर हाउस में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो वायवीय श्वसन कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, अंदर होती है, जैसे रसोई घर में खाना बनता है, सेम उसी प्रकार से बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा बनती है या ऊर्जा पकती है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ग्लूकोज का देखो विखंडन कैसे होता है, तो आपको बताएं यहाँ पे। ठीक है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। कोशिका द्रव में प्रोसेस होती है, ठीक है, ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन परमाणु वाला अणु जो होता है, ठीक है, इसका किस में टूटता है बताओ, पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट का मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन के अणु, 3 कार्बन के अणु में विखंडन हो जाता है। यह प्रक्रिया कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर है। 3-3 कार्बन
वाले टुकड़े को, 3 कार्बन वाले टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों बताओ? पायरुवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरुवेट कहते हैं। आगे देखो, चलो देखो इसमें क्या क्या चाहिए, मतलब वायवीय श्वसन जब होगा तो इसमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सा घटक चाहिए वायवीय श्वसन होने के लिए। ठीक है, तो अगर हम घटक की बात करेंगे बच्चों तो हमें क्या चाहिए? पायरुवेट। ये पायरुवेट कहाँ से आएगा बताओ श्वसन के लिए? तब बताओगे कि सर जो पहले चरण ग्लाइकोसिस में बनता है उसी पायरुवेट को क्या करेगा? उपयोग करेगा वायवीय श्वसन में। और किसका रिक्वायरमेंट होगा बताओ? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा? तो जिसे हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट याद रखना, आपको घटक याद रखना है, एक पायरुवेट और ऑक्सीजन। अब इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, मतलब वायवीय श्वसन में जो प्रोडक्ट बनता है ये बच्चों आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट क्या बनता है बताओ वायवीय श्वसन में? तो आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट की बात करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर क्या बनेगा बताओ? इसके साथ में पानी, मतलब H2O बनेगा। ठीक है, और साथ साथ बच्चों यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी, मतलब बहुत सारा एनर्जी बनेगा, ऊर्जा बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा बताओ? ATP फॉर्म में बनेगा। ठीक है, जिसमें हम उसी एनर्जी के सहायता हम लोग क्या करेंगे बताओ? दौड़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं और बहुत सारे काम करते हैं इसी एनर्जी के सहायता से। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि वायवीय श्वसन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे, इसलिए आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी मतलब H2O और ढेर सारी ऊर्जा। किसमें बनेगा बताओ? ATP फॉर्म में बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसे बच्चों अगर हम अभिक्रिया से समझना चाहते हैं तो हम इसे समझ सकते हैं। देखो ये क्या है बताओ? पायरुवेट है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला। ठीक है, उत्पाद में क्या क्या बना बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना। ठीक है, और साथ में क्या बना बताओ? एनर्जी, ऊर्जा बना। ऊर्जा किस फॉर्म में बना? ATP फॉर्म में बना। ATP फॉर्म में। ATP क्या है बताओ? ATP बच्चों क्या बताते हैं? ATP जो है यहाँ पे ये कोशिका का, मतलब कोशिका के जो एनर्जी है उसका करेंसी है। कोशिका के एनर्जी, ठीक है, कोशिका के एनर्जी को करेंसी कहते हैं किसको? ATP को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। देखो वायवीय श्वसन की बात करते हैं तो वायवीय श्वसन में बच्चों जो ATP, जो एनर्जी बनता है ATP में, वो कितना बनता है? 36 से 38 ATP बनता है। आपको याद रखना है एनर्जी इसमें कितना बनता है? 36 से 38 ATP। अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाए 36 और 38 तो आपको क्या लगा देना है? 38 ATP। क्या लगाना बताओ? 38 ATP लगाना है। ठीक है, देखो ATP क्या होता है बताओ? इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या बताओ? कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? ATP को। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, चलो आगे देखो। चलो दूसरा है बच्चों यहाँ पे अवायवीय श्वसन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? क्या होता है ये देखो, वह श्वसन प्रक्रिया, वह श्वसन प्रक्रिया जो कोशिका यानी सेल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, वह श्वसन प्रक्रिया जो कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अवायवीय श्वसन मुख्य रूप से दो स्थितियां में होती हैं, मतलब दो परिस्थिति इसके पास है। कौन कौन है देख लो यहाँ पे, दो स्थितियों में होती है। पहला बच्चों ये है कि ऑक्सीजन के अभाव में होता है। ऑक्सीजन का अभाव का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का अभाव का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन होगी
लेकिन कम ऑक्सीजन होगी, ना के बराबर ऑक्सीजन होगी। ठीक है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है। दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, मतलब कुछ भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अवायवीय श्वसन दो परिस्थितियों में होती हैं, ऑक्सीजन के अभाव में और दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, चलो इसके आगे हम क्या करेंगे बच्चों, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो पहला है ऑक्सीजन की अभाव में, ऑक्सीजन की अभाव में, इन लेक ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पे होता है और किस में होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहाँ पे होता है, किस में होता है। देखो तो ऑक्सीजन के अभाव में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यह प्रक्रिया जो है मानव शरीर के मांसपेशी कोशिकाओं के कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। मोटा मोटी अगर बोले बच्चों हम तो क्या बोल सकते हैं कि यह कहाँ पे होगा बताओ, मांसपेशियों कोशिकाओं में होगी, मांसपेशी कोशिकाओं में होगी। ठीक है, कब होती है ये प्रोसेस, कब होती है, देखो यहाँ पे, तो ये तब होती है जब हम, ये प्रोसेस कब होगा देखो, तो जब हम भारी व्यायाम, तेज दौड़ या वजन उठाते हैं और मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब होती है। मतलब है बच्चों यहाँ पे कि ये प्रोसेस कब होगी, जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारी कोशिकाओं को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो कौन सी प्रोसेस होगी बताओ, ऑक्सीजन के अभाव वाला प्रोसेस होगा। ठीक है, देखो इसमें होता है क्या बताओ, सामान्यतः पायरूवेट जो होता है, ठीक है, सामान्यतः पायरूवेट को क्या होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, इसको जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण यह वही मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब कोशिका द्रव में ही रहता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम क्या निकलता है, तो जो पायरूवेट है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि इस प्रोसेस में हमें सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो जो पायरूवेट है वो सही से टूटता नहीं है, और पायरूवेट जो है किस में बदल जाता है बताओ, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदलता है बताओ, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, देखो इसका प्रभाव क्या होगा, अगर पायरूवेट लैक्टिक एसिड में बदल गया तो इसका प्रभाव क्या होता है। देखो जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो हमें मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन महसूस होने लगती है। मतलब हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, क्रैम्प आने लगती है। ठीक है, दर्द होने लगता है, किसके कारण, क्योंकि मांसपेशियों में क्या जम गया था बताओ, लैक्टिक एसिड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि किस एसिड के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है, मसल्स क्रैम्प होता है, तो आपको आंसर लगाना है बच्चों लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, अब देखो विश्राम करने, गुनगुने पानी से स्नान करने या हल्की मालिश से रक्त संचार बढ़ जाती है। ठीक है, और पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर, अगर हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जो लैक्टिक एसिड रहता है वो धीरे धीरे बच्चों टूटकर CO2 पानी में परिवर्तित हो जाता है या अंकुरित में ग्लूकोज में बदल जाता है। इससे मांसपेशियों का दर्द कम हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो इसका घटक क्या है। ठीक है, ये घटक किसका बात कर रहे हैं बताओ हम, अवायवीय श्वसन की। अवायवीय श्वसन में कौन सी परिस्थिति की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की अभाव वाली। ऑक्सीजन की अभाव वाली परिस्थितियां कहाँ पे होता है, हमारे शरीर के मांसपेशियां में। तो मांसपेशियां में जब होगी तो इसका उत्पाद क्या क्या बनेगा। ठीक है, ये प्रोसेस जब होगा तो इसका उत्पाद क्या क्या बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्पाद बच्चों यहाँ पे जो बनेगा वो बनता है आपका लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इस प्रोसेस में कौन सा उत्पाद बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी तो मिलेगा, एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे एनर्जी कम मात्रा में मिलेगी। केवल और केवल अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 ATP मिलता है, लेकिन वायवीय श्वसन में कितना मिल रहा था बताओ यहाँ पे,
36 और 38 एटीपी मिल रहा था। रीजन क्या था बच्चों? वहां पे जो था वो पूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा था, पूरे तरीके से ऑक्सीकरण हो रहा था। तो जो पायरूवेट था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा था। यहाँ पे क्या हुआ? ये टूटा नहीं। तो जब नहीं टूटेगा पायरूवेट, ठीक है, इसका मतलब है कि पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या ऑक्सीडेशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगा बता? कम बनेगा। कम बनने का मतलब हुआ केवल 2 एटीपी अणु एनर्जी बनता है यहाँ पे। क्लियर हुआ? चलो आगे देखो। अब देखो दूसरा है वायु की अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति का मतलब हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। ठीक है, ए प्रोसेस कहाँ पे होगा? देखो तो ए प्रोसेस बच्चों अगर हम बात करेंगे आपके साथ तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रोसेस होगा बच्चों, ये मुख्य रूप से, ठीक है, ये मुख्य रूप से कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा। ईस्ट, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों में होगा, ईस्ट में होगा। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया में भी ये प्रोसेस होता है, लेकिन आपको बच्चों यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखना है ईस्ट में। कहाँ पे होगा? ईस्ट में। ठीक है, इस प्रोसेस में उत्पाद क्या क्या बनेगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है, पूछता है। ठीक है, इस प्रोसेस में उत्पाद क्या क्या बनेगा बता? तो यहाँ पे बनेगा बच्चों आपके साथ इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा उत्पाद? इथेनॉल। C2H5OH प्लस में क्या बनेगा बता? क्या बनेगा? CO2 बनेगा। और साथ में क्या मिलेगा? हल्का फुल्का एनर्जी मिलेगा। हल्का फुल्का क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो वायु की अनुपस्थिति में कौन कौन सा उत्पाद बना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। एथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, और क्या बना बच्चों यहाँ पे? ऊर्जा बना। ठीक है, अब देखो जिस प्रोसेस के द्वारा, ध्यान से सुनना, जिस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों बताओ? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। हमने क्या बताया आपको कि जिस प्रोसेस के द्वारा ये उत्पाद बना, इथेनॉल बना, CO2 बना, ऊर्जा बना, किसमें? ईस्ट में। ईस्ट में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में से क्या कहते हैं बच्चों बताओ? फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन कहते हैं। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब है बच्चों यहाँ पे कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्या करना आपको, इसे ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, अगर हम अंतर की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम वायवीय। इस तरफ जो लिखा हुआ है वायवीय श्वसन है, और इधर बच्चों जो लिखा हुआ आपका वो अवायवीय श्वसन है। ठीक है, तो अंतर में क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय क्या होगा बताओ? यह ऑक्सीजन की अभाव, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह जो है ऑक्सीजन की अभाव या अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का पूरी तरीके से पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इसमें क्या होगा बच्चों? यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसमें? अवायवीय श्वसन में। तीसरा क्या लिखेंगे? देखो, यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन की बात करेंगे तो दोनों में होगा, कोशिका द्रव में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, यह केवल कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होता है। ठीक है, चौथा क्या लिखेंगे? इसमें बहुत अधिक एनर्जी, ठीक है, बहुत अधिक एनर्जी, लगभग 36 से 38 एटीपी निकलती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, बहुत कम ऊर्जा, केवल 2 एटीपी निकलती है। ठीक है, तो अंतर लिख लोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में पूर्ण होता है? बताओ, वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में पूर्ण होता है?
तो आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में गलती से बच्चों आपको यहाँ पे कोशिका द्रव नहीं लगा देना, क्योंकि कोशिका द्रव में पहला चरण होता है। वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में पूर्ण होता है ये पूछ रहा है, कंप्लीट कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अधूरे ऑक्सीकरण से मांसपेशियों में क्या बनता है, अभी बताएंगे आपको, बताओ। अब वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अधूरे ऑक्सीकरण, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में मांसपेशियों में क्या बनता है, तब बताओगे कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन बी। लैक्टिक एसिड इज द आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बताओ किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, बताओ। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, बताओ। यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन में, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे ईस्ट में होने वाले अवायवीय श्वसन को क्या कहते हैं, बताओ। ईस्ट में होने वाले अवायवीय श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बताओ। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, बताओ। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, आपसे पूछ रहा है ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, बताओ। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में, कहाँ पे, कोशिका द्रव में। नेक्स्ट देखो, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस अणु के रूप में संचित होती है, बताओ। जब श्वसन होता है तो जो ऊर्जा बनता है वो किस फॉर्म में हमें ऊर्जा मिलता है, एटीपी में। किस में मिलता है बच्चों, बताओ, एटीपी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, वायवीय श्वसन के अंत में उत्पाद बनते हैं, बताओ। वायवीय श्वसन के एरोबिक रेस्पिरेशन में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो कौन सा होता है, बताओ, कौन सा होता है। लैक्टिक एसिड बिल्कुल नहीं, एथिल अल्कोहल और CO2 बिल्कुल नहीं, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बनता ही नहीं है, तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे CO2, H2O और ऊर्जा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, सही है। चलो नेक्स्ट देखो, एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से, एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, 38 एटीपी। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, 38 एटीपी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक। चलो आगे देखो, चलो खत्म हो गया बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे लास्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगली क्लास में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे पौधों और जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं, ठीक, चलो।